हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2026 का है। 7 जनवरी 2026 का है, जिसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक, यानी कि 71 से 80 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचनात्मक विशेषता है जो फ्रेडरिक्स द्वारा एग्रेरिया के रूप में पहचानी गई थी? कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है उपलब्धि मानक, सेकंड ऑप्शन है उच्च सामाजिक गतिशीलता, थर्ड ऑप्शन है सुविकसित पेशेवर पैटर्न एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रभेदित स्तरीकरण प्रणाली। आइए इसका आंसर देखते हैं। Which of the following is a structural features identified by Max Weber as a purpose characteristic of the bureaucracy? फर्स्ट ऑप्शन है रीजनल लॉजिक रिलेशंस, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव मोबिलिटी, वेल डिफाइंड ऑक्यूपेशनल पैटर्न, प्रोग्रेसिव हायरार्किकल गाइडेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, प्रोग्रेसिव हायरार्किकल ग्रेडेंट, यानी कि परमाणु श्रेणीबद्ध प्रवासी। एक्सप्लेनेशन है इसका। मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल यानी ब्यूरोक्रेसी मॉडल में परगामी श्रेणीबद्ध सोपान क्रम यानी कि हायरार्किकल गाइडेंट एक अनिवार्य संरचनात्मक विशेषता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक निम्न पद पर एक उच्च पद के नियंत्रण और अधिष्ठान के अधीन कार्य करे, यानी एक ऊंचा पद का हो और एक उसके नीचे का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका मैचिंग करना है, रिसर्च का क्वेश्चन है। शोध डिजाइन, शोध विचार, शोध विधि और शोध आचार। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर 4। ए का सेकंड है शोध डिजाइन निर्जाति वर्णन यानी एथनोग्राफी, शोध विचार मानकीकरण, शोध विधि साक्षात्कार और शोध आचार सहमति। रिसर्च कंपोनेंट एंड उसके फीचर बताने थे। रिसर्च डिजाइन, एथनोग्राफी, रिसर्च आइडिया, स्टैंडर्डाइजेशन, रिसर्च मेथड, इंटरव्यू और रिसर्च एथिक्स, इन्फॉर्म्ड कंसर्ट। एक्सप्लेनेशन है शोध डिजाइन के तहत निर्जाति वर्णन यानी एथनोग्राफी एक गुणात्मक ढांचा है। कौन सा ढांचा है? गुणात्मक ढांचा है। शोध विचार का मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन से जुड़ाव होता है, तो ये साक्षात्कार है। एक प्राथमिक डेटा संग्रह विधि रिसर्च मेथड, ये शोध आचार एथिक्स के मुख्य स्तंभ सूची सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार के निम्नलिखित कार्यक्रमों समिति प्रतिवेदनों को उसके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला दिया हुआ है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का शुभारंभ, बी है आपका ग्राम नगरीय संबंध समिति की स्थापना, थर्ड है नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू नगरीय नवीनीकरण मिशन की शुरुआत एंड फिफ्थ है कार्यकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। तो इसको सीक्वेंस वाइज लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर डी एंड लास्ट में ई, यानी कि
ग्राम स्तरीय समन्वय समिति की स्थापना कब हुई थी? 1963 से 66 के बीच में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP का शुभारंभ हुआ था 1978 से 1980 तक में। थर्ड है नगरीकरण पर आयोग, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1988 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन यानी JNNURM की शुरुआत हुई 2005 में। और कायाकल्प और परिवर्तन, शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन आया था यानी अमृत 2015 में। Arrange the following program committee of a goal in chronological order. Launch of the Integrated Rural Development Program IRDP कब आया था? सेकंड नंबर पे है। रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी, ये फर्स्ट नंबर पे है। नेशनल कमीशन ऑफ अर्बनाइजेशन, ये थर्ड नंबर पे है। JNNURM, ये आपका फोर्थ नंबर पे है। एंड अमृत मिशन, ये आपका फिफ्थ नंबर पे है। ये आप इसका व्याख्यान देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन इनके ईयर के अकॉर्डिंग इसको लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन कौन से विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के भाग हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से भाग है उस पर टिक लगाना। ऑप्शन है आपका कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, खाद्य विभाग, पशुपालन विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। सो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका एक टिक सही करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए और ई। कौन सा सही है? सिर्फ ए और ई। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग DARE और ई कृषि एवं किसान कल्याण विभाग DANFW। ये आपके किससे जुड़े हुए हैं? विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से इसके भाग है ये। एक्सप्लेनेशन, कृषि और किसान मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में दो मुख्य विभाग शामिल हैं, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग यानी DARE, पशुपालन विभाग तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग सत्य स्वायत्त रूप से अलग मंत्रालयों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रशासनिक कानून की फ्रांसीसी प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे आपको फ्रांस की प्रणाली के बारे में पूछा गया है। सो ऑप्शन है ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल द एटा, थर्ड ऑप्शन है अरोडिसमेंट और फोर्थ है कॉर द कॉप्ट। द फ्रेंच सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन नाओस, किस नाम से जानते हैं फ्रेंच सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटिव को? ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल द एटाट, एरोडिसमेंट या कॉर द कॉप्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। एक्सप्लेनेशन है ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रांस की विशिष्ट प्रशासनिक प्रणाली, कानून प्रणाली का नाम है। काउंसिल द एटा वहाँ की सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत है। जो काउंसिल द एटा है यानी ये जो फोर्थ नंबर का, ये क्या है? वहाँ की प्रसिद्ध सर्वोच्च न्यायालय है, यानी वहाँ की सिविल कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से
मिशन शक्ति के बारे में कौन से सही है? मिशन शक्ति का बताना है। ऑप्शन ए है मिशन शक्ति ट्रांसजेंडर समुदाय के दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए एक समेकित सशक्तिकरण कार्यक्रम है। सेकंड है संबल उपयोजना के तहत वन स्टॉप सेंटर में कानूनी परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती है। थर्ड है नारी आंदोलन एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र है। फोर्थ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। एंड फिफ्थ पॉइंट है सामर्थ्य जनजातीय उपयोजनाओं की डिजिटलीकरण निगरानी में सहायता करता है। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है। मिशन शक्ति के लिए कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर थर्ड यानी कि बी, सी और डी ये सही है, जो नारी से जुड़ा हुआ है, ना कि ट्रांसजेंडर से या उपयोजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से। मिशन शक्ति किससे जुड़ा हुआ है? जो संबल उपयोजना के तहत वन स्टॉप सेंटर में कानूनी परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती है। नारी अदालत एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषीय है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, ना कि ट्रांसजेंडर समुदाय का। इसके दो उप योजनाएं हैं, संबल यानी सुरक्षा और सुरक्षा हेतु जिसमें वन स्टॉप सेंटर और नारी अदालत सम्मिलित है, और दूसरा सामर्थ्य यानी कि सशक्तिकरण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा नीति निर्माण की ऑप्टिमल मॉडल की एक विशेषता नहीं है? ऑप्टिमल मॉडल को बताना है कि जो पब्लिक मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग है, उसके बारे में। ऑप्शन है आर्थिक तार्किकता, मेटा पॉलिसी मेकिंग, समाहित प्रतिपुष्टि और नौकरशाही विशिष्टता। तो इसमें से क्या बताना है? जो नहीं है वो बताना है। Which of the following is not a feature of the optimal model of policy making? Economical rationality, meta policy making, build in feedback loop या bureaucratic exclusivity। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4 नौकरशाही विशिष्टम। यजिकल ड्रॉ के द्वारा ये दिया गया है। यजिकल ड्रॉ द्वारा प्रतिपादित इष्टतम मॉडल, इष्टतम मॉडल हमेशा जहाँ पे भी आए वहाँ पे किसको आपको अंडरलाइन करना है? यजिकल ड्रॉ को। उन्होंने रैशनैलिटी और अंतर्ज्ञान मूल्य दोनों को जोड़ता है। यह नौकरशाही की विशिष्टम या संकीर्णता का समर्थन नहीं करता बल्कि एक व्यापक लोकतांत्रिक ढांचा प्रस्तुत करता है। किसका मॉडल? यजिकल ड्रॉ का ऑप्टिकल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में किस वर्ष में लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल किया गया? कौन सा वर्ष था? 1978, 1982, 1987, 1991। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड 1987। In which year was public administration introduced as a independent optional subject in the civil service examination? यानी यूपीएससी जो इंडिया में आई थी उसमें ये इंडिपेंडेंट एक सब्जेक्ट के रूप में आया। कौन सा सन था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड 1987। कौन सा सन था? 1987 1987। एक्सप्लेनेशन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा वर्ष 1987 में प्रशासनिक सुधारों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्वतंत्र
वैकल्पिक विषय के रूप में सिविल सेवा परीक्षा में स्थान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित वक्तव्यों में से अनुसूचित जाति जनजाति के विषय में कौन सा सही है? यहाँ पे सही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों जनजातियों का उल्लेख नहीं है, ये तो पहले ही गलत है। सेकंड है राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह प्रत्येक राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके संसद द्वारा संशोधन की संभावना के अधीन अनुसूचित जाति जनजाति सूची विनिर्दिष्ट कर सकेगा। थर्ड है आपका भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए आयोग की नियुक्ति होती है। फोर्थ ऑप्शन है अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं हेतु अनुच्छेद जो है 275(1) में प्रावधान है। एंड ई ऑप्शन है भारत के संविधान के 5वीं व 6ठी अनुसूची केवल अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड बी सी डी, ये तीनों ही सही है। यानी कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह प्रत्येक राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके संसद द्वारा संशोधन की संभावना के अधीन अनुसूचित जाति जनजाति सूची विनिर्दिष्ट कर सकेगा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए आयोग की नियुक्ति होती है। अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याणकारी योजनाओं हेतु अनुच्छेद जो आर्टिकल है 275(1) में प्रावधान है। Which of the following statement is the correct regarding scheduled caste and scheduled tribes? So इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड बी सी डी ओनली। एक्सप्लेनेशन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची निर्दिष्ट करने का अधिकार है। साथ ही अनुच्छेद 275(1) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ावा देने के लिए सहायता अनुदान का प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित विचारकों में से किसने कहा कि हम अपने मतभेदों को एकीकृत करने की आशा नहीं कर सकते जब तक कि हम नहीं जानते कि वे क्या है? चेस्टर बर्नार्ड ने, अब्राहम मैस्लो ने, रॉबर्ट गुलम्बावस्की ने या मैरी पॉकर फॉलेट ने? किसने कहा है? Which of the following thinker stated, "We cannot hope to integrate or difference unit, we know what they are"? जहाँ यूनिट की बात आ जाए वहाँ पे मैरी पॉकर फॉलेट का नाम जरूर आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 मैरी पॉकर फॉलेट। एक्सप्लेनेशन है यह प्रसिद्ध कथन शास्त्रीय संगठनात्मक विचारक मैरी पॉकर फॉलेट का है। उन्होंने संघर्ष यानी साधन कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन के 3 तरीके बताए थे। पहला था प्रभुत्व, समझौता और एकीकरण। ये एकीकरण को सर्वोत्तम मानती हैं। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।